कि इस केस में पुलिस ने पहले तो सेंगर के खिलाफ एफआईआर नहीं करी, एफआईआर करी और लोगों के खिलाफ। बाद में जब महिला ने, इस विक्टिम ने चीफ मिनिस्टर के घर के सामने, आदित्यनाथ सामने जब आत्महत्या करने की कोशिश की, तब ये हंगामा मचा, मीडिया टेंशन मिला। उसके बाद में एक वकील ने वहाँ लेटर लिखा चीफ जस्टिस को, तब चीफ जस्टिस ने इसमें एक्शन लिया और सीबीआई को ट्रांसफ़र किया और इस सेंगर को अरेस्ट करने के ऑर्डर किए चीफ हाईकोर्ट ने। इसकी अरेस्ट जो है, सेंगर की अरेस्ट हाईकोर्ट के ऑर्डर से हुई है। तो उसके बाद में उस हमें पता चलता है पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया है। पुलिस ने तो ये कहा हम अरेस्ट करेंगे नहीं, पुलिस ने तो क्या है हम अरेस्ट नहीं करेंगे। अभी तक हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे अरेस्ट करने की ज़रूरत है। तो अगर हम समझेंगे तो अरेस्ट करेंगे, समझेंगे तो अरेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा नहीं, आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। सो हाई कोर्ट ने बड़ा अच्छा ऑर्डर किया। तो बड़ा पेचीदा मामला था ना सर ये? नहीं, पेचीदा मामला बिल्कुल था, और पेचीदा मामला इसलिए भी था कि इसमें इसके पिताजी को इसी वजह से इसकी मदर ने एफआईआर लिखवाई थी ये, फिर पिताजी को भी इनके खिलाफ बोलने के लिए और एफआईआर कराने के लिए उन्होंने जो है इनके भाई ने, सेंगर के भाई ने उनको पीटा बुरी तरीके से और बहुत मारा। मारने के बाद में उसको जो है बाद में डॉक्टर ने भी उसका साथ नहीं दिया और डॉक्टर ने भी लिख दिया कि फिट ऑफ स्टेटमेंट, जबकि वो बेचारा अर्धमर्द स्थिति में था। बाद में वो मजिस्ट्रेट ने भी आंख बंद कर ली, जज ने आंख बंद करके उसको जेल भेज दिया और बाद में जेल में उसकी डेथ हो गई। उसमें भी केस चल रहा है, उसमें 10 साल की सजा उसमें सेंगर को भी हो चुकी, उसके भाई को भी हो चुकी, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो इस पर 3 केसेस हैं, इतने खतरनाक अपराधी है। हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में उस वक्त 18 में जब अरेस्ट का ऑर्डर किया, उसमें ये भी लिख दिया था कि इसके पूरे प्रभाव में है पूरी सरकार। जो सीबीआई की तरफ से वकील थे और इस विक्टिम के वकील थे, उन वकीलों की तरफ से बेहतर आर्गूमेंट नहीं हुए। नंबर 1, पहले तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने सारे आर्गूमेंट इनके देखे हुए हैं। बेहतर आर्गूमेंट और बेहतर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के लगाने की आवश्यकता थी, जो कि इसमें मुझे कमी दिखती है। जजों को समझा नहीं पाए, जजों को समझा नहीं पाए और जज भी समझ नहीं पाए। जजों को भी समझ में नहीं आया कि आखिर ये केस डिफरेंट है और केस में हमें कौन सी धारा कैसे लगानी चाहिए। देखिए, इसमें ऐसा है, जैसे आपने पूछा कि किस आधार पर इनको जमानत दी गई है। जमानत तो सेकेंडरी है, सबसे इंपॉर्टेंट है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस। 389 सीआरपीसी के तहत अपीलेट कोर्ट को पावर होती है कि वो सेंटेंस को सस्पेंड कर सकती है। इसमें सेंटेंस को सस्पेंड किया गया है, सजा को सस्पेंड किया गया है, निलंबित किया गया है। जब तक अपील चलती रहेगी तब तक सजा निलंबित रहेगी और बेल उसके बाद तो देनी जरूरी होती है। वो कोई इशू नहीं है। बेल सस्पेंड होने के बाद बेल तो फिर मिल जाएगी, मिल जाएगी। सजा खत्म, सस्पेंड होगी तो बेल तो मिल जाएगी। वो बेल इशू नहीं है, सस्पेंशन सेंटेंस इशू है इसमें ना। तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे मैंने बताया कि इसमें बेहतर आर्गूमेंट नहीं हुए। लॉ सेंटेंस को सस्पेंड करने का, जहाँ पर उम्र कैद की सज़ा है या उम्र कैद विद रिमाइंडर लाइफ की सज़ा है, उसमें लॉ डिफरेंट है। तो उस लॉ को ढंग से ना तो इनके जजों के सामने रखा गया, ना जजेज खुद भी अपने आप इसको समझ नहीं पाए, ऐसा मैं कह सकता हूँ। और ये मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस कमी को दूर करेगा। तो सर, आप तो खुद जज रहे हैं, तो क्या ऐसे जजों से भी गलती हो जाती नहीं? समझ जजों से गलती होती है 1000 बार। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जजेज भी एडवोकेट्स की तरह पढ़ते बढ़ाते थोड़े कम हैं, मैं ऐसा कह सकता हूँ। मैं जजों पर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन मैंने ऐसे जजेस बहुत से देखे हुए हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ही आए दिन रिव्यू करता रहता है। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी जजमेंट गलत दिया था। सर, इस केस में आप जज होते तो क्या आप जमानत देते? जमानत सेंटेंस सस्पेंड करने का इसमें सवाल ही पैदा नहीं था। इसकी हमें हिस्ट्री को जानना पड़ेगा, केस किस तरीके से आगे चला, क्या हुआ, कैसे एफआईआर हुई, क्या क्या इस केसेस में हो चुका है। तो जो हो चुका है, जो पहले जो है उसको बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो और केसों में देखने को नहीं मिलता। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सज़ा को सस्पेंड किया गया है वो सिर्फ एक वजह से किया गया है, और वो है कि इसमें धारा 5C पॉक्सो एक्ट की नहीं लगती। तो 5C पॉक्सो एक्ट की जो है अगर लगती है तो वो उसमें सज़ा उम्र कैद के साथ साथ रिमाइंडर और लाइफ तक हो जाती है, वो धारा नहीं लगती है। ऐसा दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है। वो कहना इसीलिए है कि दिल्ली हाईकोर्ट का कहना यह था कि MLA पब्लिक सर्वेंट नहीं होता। MLA पब्लिक सर्वेंट नहीं होता। क्यों नहीं पब्लिक सर्वेंट नहीं होता? हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 1980 के AR अंतुले केस, जो AR अंतुले उसको चीफ मिनिस्टर थे, उनके केस का हवाला दिया है, जो 5 जजों की बेंच का था। उस बेंच ने ये सुप्रीम कोर्ट की ने ये कहा था MLA IPC के लिए जो है पब्लिक सर्वेंट नहीं होता, लेकिन वो जो करप्शन केसेस के लिए पब्लिक सर्वेंट होता है। तो नाबालिग थी पॉक्सो में, तो मैं इसीलिए नहीं, पॉक्सो में अगर पब्लिक सर्वेंट कोई ऑफेंस कर रहा है पॉक्सो का तो उसकी सज़ा अलग है। अगर कोई आम आदमी ऑफेंस कर रहा है तो उसकी सज़ा अलग है।
और जो पब्लिक सर्वेंट ऑफेंस कर रहा है उसकी सज़ा अलग है, गैंग रेप की सज़ा अलग है, कोई पुलिस वाला ऑफेंस कर रहा है उसकी सज़ा अलग, सबकी सज़ा अलग अलग है इसमें ना। तो अगर पब्लिक सर्वेंट कोई ऑफेंस कर रहा है पॉक्सो का, तो उसमें सज़ा उसकी बढ़ करके उम्र कैद ही नहीं, उम्र कैद से आगे बढ़ करके रिमाइंडर टू लाइफ तक हो जाती है। ये 2013 के बाद में पॉक्सो बना है, ये पॉक्सो में भी चेंज किया गया है। उसके अलावा IPC एमएलए थे सर ना उस टाइम, तो ये तो पब्लिक सर्वेंट हो गए ना। पब्लिक सर्वेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से 80 के हिसाब से नहीं हुए। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट 1980 में दे रखा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने तो जजमेंट का सारा लेकर के ये बात कही है इस केस में कि पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में MLA नहीं आता है IPC के लिए और पॉक्सो के लिए, ठीक है ना। तो ये बात कही है, लेकिन मैं आपको बता दूं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप मुझसे अगर मैं लीगली आपको समझाने की कोशिश करूं कि इसमें उम्र कैद की सज़ा अगर पब्लिक सर्वेंट भी नहीं माना गया तो कोई बात नहीं, उसके बावजूद भी इसमें उम्र कैद की सज़ा तो वैसे भी मिलती है। ये जो अगर रिमाइंडर लाइफ की सज़ा को काटते हैं तो सेक्शन 4 अट्रैक्ट होगा इसमें, तो सेक्शन 4 और 3 अट्रैक्ट होगा पॉक्सो का, उसमें लाइफ की सज़ा तो वैसे भी है, मिनिमम 7 ईयर्स और अप टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट सज़ा जज साहब ने नीचे कोर्ट ने दे रखी है और उसको बढ़ा करके रिमाइंडर लाइफ कर रखा था। अगर हम हाई कोर्ट की बात भी मान लें कि पब्लिक सर्वेंट नहीं है MLA, मान भी लें अगर उसको, जो कि सुप्रीम जजमेंट के हिसाब से ऐसा है भी है, ऐसा है भी है, मान भी लें, तब भी उम्र कैद की सज़ा बरकरार है हाई कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से भी। और जब उम्र कैद की सज़ा किसी को होती है तो उसको सेंटेंस सस्पेंड करने का लॉ सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में कह रखा है। वो लॉ क्या मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह रखा है, जिसमें केस बता रहा हूँ आपको, एक ओम प्रकाश साहनी का केस है, एक छोटीलाल वर्मा का केस है, एक जमनलाल केस है। ये 2025 के और 23 के केसेस हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें विस्तार से बताया है कि जहाँ उम्र कैद की सज़ा है, मर्डर में उम्र कैद की सज़ा होती है या फांसी होती है, तो उम्र कैद की सज़ा जो मर्डर में होती है उसमें रिमाइंडर लाइफ वाली सज़ा कभी नहीं मिलती, क्योंकि उसमें लॉ में है ही नहीं। लेकिन पॉक्सो में और IPC में रेप में रिमाइंडर टू लाइफ की सज़ा है पब्लिक सर्वेंट के लिए, अलग कैटेगरी के लिए। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर लाइफ की सज़ा है तो उसे सेंटेंस सस्पेंड कर देंगे? ऐसा नहीं होता। सेंटेंस सस्पेंड जब होगी जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, जब हाई कोर्टों को ये लगता हो कि ये जो अपील है इसकी, कि हाई कोर्ट को लगता हो कि अपील जो है वो उसमें उसको जीतने के चांसेस एक्यूज के ज़्यादा, यानी कि जो उसको सज़ा सुनाई गई है, जो उसका दोष सिद्धि की गई है नीचे की कोर्ट ने, उस कोर्ट का ऑर्डर गलत है और संभावना ये है कि अपील में हम उसको बरी कर दें। मतलब जो आरोपी है उस पर गलत लगा हुआ, फॉल्स है, फॉल्स कहें या प्रूव नहीं कर पाए, जो भी कहें, बस दो चीज़ होती हैं। तो क्या दिल्ली हाई कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाए ये लोग? क्या दिल्ली हाई कोर्ट नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, इसमें समझिए आप कि दिल्ली हाई कोर्ट जो है इस सज़ा को सस्पेंड तब कर सकता था लॉ के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के हिसाब से, जब हाई कोर्ट ये माने कि इस सेंगर को इस अपील में जीतने की संभावना है, यानी कि वो इस केस में बरी हो सकता है, तब सजा को सस्पेंड किया जाता है जहाँ उम्र कैद की सजा होती है। किसी एविडेंस के आधार पे तो समझेंगे उसको। बिल्कुल ठीक बात है, एविडेंस तो उसमें सारी कुछ पहले हो चुकी है, उसके आधार पर ही समझेंगे। तो लेकिन हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये कहीं लिखा ही नहीं है कि हमने ऐसा एविडेंस को देख लिया है, उसके आधार से हमें लगता है कि इसमें ये जो है इसके चांसेस है जीतने के, इस सेंगर के इस केस में, यानी बरी होने की संभावना है। जब तक हाई कोर्ट इस बात को कंक्लूजन पर ना पहुंचे तब तक प्राइम फेसी तब तक वो इसमें सेंटेंस सस्पेंड जजमेंट में लिखा हुआ नहीं है ये चीज़, बिल्कुल नहीं लिखी हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट में ये बात कहीं नहीं लिखी हुई है, इस पर हाई कोर्ट गया भी नहीं है। सबसे मेन बात जाने की यही है। लेकिन जो विक्टिम के वकील थे, इसमें लड़की के वकील थे और जो CBI के वकील थे, उन दोनों वकीलों ने भी ये बात नहीं कही है कि आप जब तक सजा को सस्पेंड नहीं कर सकते, ना आर्गूमेंट किए ना जजमेंट फाइल किए इस बात के लिए, जब तक कि आप इस निष्कर्ष पर ना पहुंच जाएं कि ये जो नीचे सजा सुनाई गई है तो दोष सिद्धि किया गया है, वो जो है हाई कोर्ट को लगता है कि भाई इसमें वो बरी होने की संभावना है। तभी इसमें बरी होने की संभावना नहीं है, इस तरीके के आर्गूमेंट हाई कोर्ट में हुए ही नहीं। वकीलों की तरफ से भी नहीं हुआ आर्गूमेंट? वकीलों की तरफ से मुझे तो नहीं मिले। जो हाई कोर्ट ने इनके लंबे चौड़े आर्गूमेंट लिखे हुए हैं, क्या आर्गूमेंट किए हैं, मुझे आर्गूमेंट में ऐसा कहीं नहीं मिला। तो क्या जजमेंट में वकीलों का आर्गूमेंट लिखे हुए होते हैं सब? हाँ लिखे होते हैं, इसमें लिखे हुए हैं। इसमें आधे पेजों में तो वकीलों के आर्गूमेंट ही लिखे हुए हैं। अगर ये जो आप तो जज रहे हैं तो सर क्या लिखे जाते हैं? लिखे जाते हैं, हमेशा कंपल्सरी होता है, जो बोलेगा एडवोकेट वो लिखा जाएगा? बिल्कुल लिखा जाता है। रिटन सबमिशन ही फाइल, रिटन में आर्गूमेंट भी लिए जाते हैं और उनको वो लिखा जाता है। जनरली जजेस लिखते हैं कि क्या क्या इनके पॉइंट हैं, इन पॉइंटों पर ही वो अपने डिसीजन देते हैं कि वकील साहब ने ये कहा कि इसमें ये कमी है या ये कमी नहीं है, तो उसके आधार पर जजमेंट दिया जाता है। हमेशा हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ऐसा ही होता है। इसमें भी ये लंबा चौड़ा जजमेंट है, ये जो आया हुआ सेंटेंस सस्पेंड करने वाला, इसमें भी लंबे चौड़े आर्गूमेंट सरकारी वकील के भी, CBI के भी, यानी कि और इनके जो विक्टिम के वकील के और एक्यूज सेंगर के वकील के भी सुने गए। और सेंगर के जो वकील था वो सीनियर एडवोकेट है।
सीनियर एडवोकेट एन हरिहरन, जो मैं जानता हूँ उनको, वो सीनियर एडवोकेट हैं। तो सर आप इसमें आगे क्या होगा? अब तो इनको जब इनके देखिए सजा सस्पेंड हो गई है और बेल भी उसमें ऑर्डर हो गया है। और इसके बाद ये जो जैसे मीडिया से पता चल रहा है कि विक्टिम और सीबीआई दोनों ही जो है हाई सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। मुझे आज अखबारों से ये पता भी चला है कि कोई लेडीज, कोई लोग PIL फाइल सुप्रीम कोर्ट में कर दी है इस सेंटेंस सस्पेंड करने के खिलाफ, ऐसा आज के अखबारों में आ रहा है। तो ये लोग भी जाएंगे, CBI भी जाने की बात आ रही है और ये विक्टिम भी जाएगी, ऐसा हमें अखबारों से पता चल रहा है। तो जाएंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद जो है ये जो ऑर्डर हुआ है जो हाई कोर्ट का, वो उसको सेटिस्फाइड करेंगे और शायद रिमांड बैक कर सकते हैं, दोबारा कंसीडर करें। आपने इस एस्पेक्ट से लॉ का डिस्कस नहीं कर रखा है। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो मेन झगड़ा है रिमाइंडर टू लाइफ वाली कहानी जो कह रखी है हाई कोर्ट ने कि ये 5C में नहीं आएगा पॉक्सो की में, तो इसीलिए जो है 7 साल की मिनिमम सज़ा होती है उस ज़माने में, और 7 साल 5 महीने की सज़ा करीब ये सेंगर काट चुका है, इसलिए हम बेल दे रहे हैं। ग्राउंड ये नहीं है बेल देने का या सेंटेंस सस्पेंड करने, ग्राउंड ये है कि इसमें उम्र कैद की सज़ा इसका हाई कोर्ट ने जिक्र भी नहीं कर रखा कि इसमें उम्र कैद की सज़ा मिली हुई है, रिमाइंडर टू लाइफ मिली हुई है। और उम्र कैद की सज़ा में हम कब सेंटेंस सस्पेंड कर सकते हैं, इसका हाई कोर्ट ने इसमें इसका डिस्कस नहीं लगा रहा। ना उससे 7.5 साल उससे मतलब नहीं है ना, आप गलत जा रहे हो। उम्र कैद की सज़ा का मतलब होता है पूरी लाइफ की उम्र कैद। ये तो सुप्रीम कोर्ट बहुत पहले कह चुका है, इसमें कोई विवाद नहीं है। लेकिन आपको बता दूं कि 14 साल के बाद में सरकार को रेमिशन का राइट होता है कि वो उसके आचरण को देखते हुए जेल में वो उसकी सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। बहुत जैन मैनुअल के हिसाब से नहीं, CRPC में हमारे प्रोविजंस में है कि सरकार को अधिकार है कि अगर उसका कंडक्ट आचरण अच्छा रहा है जेल में 14 साल तक, तो वो सज़ा को बाकी को माफ़ कर सकती है, सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। ये वो केस नहीं है, यहाँ पर सरकार ने माफ़ी नहीं दी है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो अभी एराज भी, वो तो इशू अभी आएगा नहीं, वो आएगा 14 साल के बाद में सरकार के अधिकार क्षेत्र में। जब तक कोर्टों में केस चल रहा है, जब तक सरकार के अधिकार क्षेत्र का सवाल पैदा नहीं होता। ये बिल्किस बालूवाना केस नहीं है, वो केस डिफरेंट था, उसमें तो ऊपर तक जो सज़ा हो चुकी थी, उसके बाद सरकार ने माफ़ी दी, वो अलग केस है। ये केस डिफरेंट है, अभी तो उसमें अपील चल रही है हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी अपील चलेगी। तो उसके बाद जब अगर वो सज़ा बरकरार रहती है, तब सरकार की ड्यूटी आती है कि वो उसको सज़ा को माफ़ करे कि नहीं माफ़ करे, ये अलग केस है। लेकिन क्या इसमें यह माना जाए कि जो पब्लिक सर्वेंट वाली बात थी सब, उसमें वो सबसे ज्यादा मेन रही है? सबसे ज्यादा मेन वही रही है। मैं देखो आपको फिर एक बात अभी बताना चाह रहा था कि पब्लिक सर्वेंट इन्होंने नहीं माना है हाई कोर्ट ने। सेशन जज ने नीचे जो उनको सजा सुनाई थी उसको पब्लिक सर्वेंट माना गया था। पब्लिक सर्वेंट मानने पर उसकी सजा थोड़ी सी रिमाइंडर लाइफ हो जाती है, लाइफ के अलावा। तो हाई कोर्ट ने कहा है कि वो 7.5 साल करीब काट चुका है और रिमाइंडर टू लाइफ वाली सजा इसमें है नहीं है, लेकिन लाइफ वाली सजा तो अभी बचती है, उम्र कैद की सजा तो अभी बचती है। हमें मिनिमम सेंटेंस काट चुका, इसके आधार पर बिल नहीं होती है, सेंटेंस सस्पेंड नहीं होती है। सेंटेंस सस्पेंड होती है इस आधार पर कि जो अगर उम्र कैद की सजा उसको मिली हुई, जो मिली हुई है, हाई कोर्ट की बात मान ले तभी उम्र कैद की सजा अभी बरकरार है ना, रिमाइंडर लाइफ नहीं ले, उम्र की सजा। हाई कोर्ट से गलती हुई है मेरे हिसाब से बिल्कुल गलती हुई है। जजों ने बारीकी चीज़ों को समझा नहीं, लॉ को समझा नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है इसको जाना नहीं है और बिना जाने हुए इसमें जजमेंट दे दिया। और एक बात जो अभी एक इम्पोर्टेंट और भी है जो बता दूं आपको कि जो उसकी महिला की सिक्योरिटी का सवाल है, विक्टिम की, वो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। इस सिक्योरिटी के लिए हाई कोर्ट ने अपने लिख दिया उसमें कि भाई 5 किलोमीटर के दायरे में वो नहीं आएंगे, वो उसके कांटेक्ट नहीं करेगा, वो दिल्ली छोड़ के नहीं जाएगा, दिल्ली छोड़ के एक्यूज नहीं जाएगा, ये भी लिखा हुआ है। तो ये तो वैसे ये क्यों होना चाहिए मुझे बताइए आप? वो तो दिल्ली छोड़ के तो एक्यूज जाना चाहिए, दिल्ली में रह रही है। हाँ, दिल्ली में रह रही है ना, तो दिल्ली में लड़की रह रही है, ये रहने वाले हैं उन्नाव के, तो उन्नाव चले जाएंगे तो वहाँ ज़्यादा बेहतर है कि दिल्ली में ज़्यादा बेहतर है? तो दिल्ली में 5 किलोमीटर दायरे में घूमते रहेंगे तो कुछ भी करा सकते हैं। और फिर किसी को अगर किसी को साथ कोई घटना करनी है तो उसमें 5 किलोमीटर क्या है, वो 100 किलोमीटर से भी करा सकते हो। तो प्रदेश से भी लोग मर्डर करा देते हैं, जेल में बैठ के मर्डर करा देते हैं, वो तो कोई इशू नहीं है। तो यही तो आरोप लगा था, तो दिल्ली ट्रांसफर होता है केस? ट्रांसफर, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको बता दूं कि इस केस में पुलिस ने पहले तो सेंगर के खिलाफ FIR नहीं करी, FIR करी और लोगों के खिलाफ। बाद में जब महिला ने, इस विक्टिम ने चीफ मिनिस्टर के घर के सामने, आदित्यनाथ सामने जब आत्महत्या करने की कोशिश की, तब ये हंगामा मचा, मीडिया अटेंशन मिला। उसके बाद में एक वकील ने वहाँ लेटर लिखा चीफ जस्टिस को, तब चीफ जस्टिस ने इसमें एक्शन लिया और CBI को ट्रांसफ़र किया और इस सेंगर को अरेस्ट करने के ऑर्डर किए चीफ हाई कोर्ट ने। इसकी अरेस्ट जो है, सेंगर की अरेस्ट हाई कोर्ट के ऑर्डर से हुई है। तो उसके बाद में उस हमें पता चलता है, पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया है। पुलिस ने तो ये कहा हम अरेस्ट करेंगे नहीं,
पुलिस ने तो क्या है, हम अरेस्ट नहीं करेंगे, अभी तक हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे अरेस्ट करने की ज़रूरत है। तो अगर हम समझेंगे तो अरेस्ट करेंगे, समझेंगे तो अरेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा नहीं, आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। सो हाई कोर्ट ने बड़ा अच्छा ऑर्डर किया था। बड़ा पेचीदा मामला था ना सर ये? नहीं, पेचीदा मामला बिल्कुल था, और पेचीदा मामला इसलिए भी था कि इसमें इसके पिताजी को इसी वजह से इसकी मदर ने एफआईआर लिखवाई थी ये। फिर पिताजी को भी इनके खिलाफ बोलने के लिए और एफआईआर कराने के लिए उन्होंने जो है इनके भाई ने, सेंगर के भाई ने उनको पीटा बुरी तरीके से, और बहुत मारा। मारने के बाद में उसको जो है बाद में डॉक्टर ने भी उसका साथ नहीं दिया, और डॉक्टर ने भी लिख दिया कि फिट ऑफ स्टेटमेंट, जबकि वो बेचारा अर्धमर्द स्थिति में था। बाद में वो मजिस्ट्रेट ने भी आंख बंद कर ली, जज ने आंख बंद करके उसको जेल भेज दिया, और बाद में जेल में उसकी डेथ हो गई। उसमें भी केस चल रहा है, उसमें 10 साल की सजा उसमें सेंगर को भी हो चुकी, उसके भाई को भी हो चुकी, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो इस पर 3 केसेस हैं, इतने खतरनाक अपराधी है। हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में उस वक्त 18 में जब अरेस्ट का ऑर्डर किया, उसमें ये भी लिख दिया था कि इसके पूरे प्रभाव में है पूरी सरकार। चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखने के बावजूद भी मौजूदा विधायक थे उस टाइम, ये पूरे बाहुबल इनका माना जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मौजूदा विधायक थे, बाहुबल थी, बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके अलावा ये भी था कि चीफ मिनिस्टर भी इसके खिलाफ एक्शन नहीं ले पा रहे थे। बाकी पुलिस इसके पूरे कंट्रोल में थी। ये डॉक्टरों से, पुलिस से और मजिस्ट्रेट का, मैं जज का मैं नहीं कह सकता, और सारे प्रशासन से मिलकर के इनके लड़की के जितने भी उसके फैमिली मेंबर वालों पर अटैक करवा रहे थे, जेल भिजवा, चाचा पे जेल भिजवा रहे थे। बहुत सारे केस, बहुत एक्शन कराने का भी आरोप है, वो भी चलता रहा। तो ऐसे एक्यूज्ड को ये समझने की जरूरत थी कि आखिर बेल कैसे दे सकती है, सेंटर सस्पेंड कैसे किया सकती है। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत जजमेंट है, और इस जजमेंट को मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट सही करेगा, और आने वाले समय में ये जो है जजमेंट रद्द होकर के लेकिन मैं एक बात और बता दूं आपको, एक बात जो इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, कि इसमें एक धारा और भी है जिसमें ना तो इन वकील साहब ने कहीं उस पर आर्गूमेंट किए विक्टिम के, ना सरकारी वकील ने आर्गूमेंट, सीबीआई ने आर्गूमेंट किया, ना जज साहब ने इसको कंसिडर किया कि रेप का केस जो है 376 का 2 में एक क्लॉज आता है जे, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई लड़की जो इनकेपेबल है अपनी कंसेंट देने के लिए, कंसेंट देने में असमर्थ है, तो उस स्थिति में वो सज़ा रिमाइंडर लैब वाली हो जाती है। अगर कोई लड़की असमर्थ है अपनी सहमति देने में, तो मेरा अपना मानना ये है कि अगर कोई लड़की की उम्र 18 साल से नीचे है तो वो सहमति देने में असमर्थ मानी जाती है, क्योंकि वो उसकी सहमति और देना ना देना बराबर माना जाता है। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, तो वो उस केस धारा में फॉल कर सकता था शायद, लेकिन इस बात पर आर्गूमेंट नहीं किए गए। एक बात और बता दूँ कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और सरकार से, भारत सरकार से कहा है कि आपने पॉक्सो में और IPC में जो 18 साल की एज कर दी है लड़कियों की कंसेंट देने की, उसको हटा के 16 साल किया जाए। तो सरकार ने भी अपने जवाब फाइल किया कुछ 1 महीने पहले करीब, उसने कहा है कि नहीं, हम इसे कम नहीं करेंगे, सजा इसकी लड़की की कंसेंट की एज 18 हुई। तो इस पर स्पष्ट लिखा हुआ है उसमें कि 18 साल से नीचे की लड़की इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग वैलिड कंसेंट, कि वैलिड कंसेंट देने में असमर्थ है 18 साल नीचे की। तो इस धारा में जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो नई बात बता रहा हूँ आपको, 18 साल से नीचे जो लड़की होगी उसकी सहमति नहीं मानी जाएगी, उसकी सहमति नहीं मानी जाएगी, ये इसमें है। और उस स्थिति में अगर लड़की 18 साल से ऊपर की है, 18 साल से नीचे की है, पॉक्सो लगता है 18 साल तक से नीचे लड़की के लिए, लेकिन रेप 18 साल से नीचे 18 से ऊपर दोनों पे लगता है। पॉक्सो भी लगा है इसमें, रेप भी लगा हुआ है, दोनों लगे हुए हैं, है ना। तो रेप वाले में जो धारा है वो इनकेपेबल वाली धारा, वो पॉक्सो में नहीं है। मेरी समझ के अकॉर्डिंगली जो भारत सरकार ने जो रिपोर्ट फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, और जो धारा कहती है, तो जो 18 साल से नीचे की लड़कियां हैं वो इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट है, इसलिए उस पर फॉल करना चाहिए, इस पर बहस होनी चाहिए थी, उसका सुप्रीम कोर्ट ने उसको रेज किया जाए, और उसमें फॉल कर जाएगा तो रिमाइंडर लैब वैसे भी आ जाएगी। तो जजमेंट पूरी तरीके से मेरे हिसाब से गलत है। और इस जजमेंट को देखो, आप ये भी समझने की कोशिश करें कि बीजेपी सरकार किस तरीके से काम करती है। अब हम बीजेपी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि जब इसमें भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर हैं, पहले भी आपने देखा हिजाब वाले केस में नीतीश कुमार किस तरह के स्टेटमेंट मिनिस्टर वहाँ के दे रहे थे, यूपी के मिनिस्टर भी दे रहे थे, संजय निषाद थे, गिरिराज सिंह थे केंद्रीय मंत्री, कितने जो है श्रमनाक स्टेटमेंट दोनों के थे। इसी तरीके की बातें आप देखो इस केस में भी हो रही हैं। ओपी राजभर जो मिनिस्टर है वो हंस रहे हैं, कितनी गंदी उनकी हंसी, आपने वीडियो देखा होगा। इसके साथ दूसरे वो दयाशंकर क्या नाम है, दयाशंकर मिनिस्टर है वो, मेरे ख्याल से वो दयाशंकर मिनिस्टर हैं, वो भी जो है कह रहे हैं कि इनको न्याय मिला है लेकिन देर से मिला है। और वो तो कह रहे हैं, वो उसमें एक बात और कही है कि ये तो बिल्कुल सही हुआ है, कि उस पर वो अपना खुशी जाहिर कर रहे हैं। तो बीजेपी कैसी पार्टी है?
बीजेपी पार्टी आप सोच के चलिए, बीजेपी पार्टी है बीजेपी पार्टी के सहयोगी, कि जहाँ पर जो है किसी का हिजाब खींचा जाता है, चीफ मिनिस्टर हिजाब खींच रहा है, मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री हंस रहे हैं, यूपी सरकार के मिनिस्टर हंस रहे हैं, जब यहाँ पर जो है ये रेपिस्टों के बेल मिल रही है, समर्थन में आ रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि अखलाक वाले केसेस में सरकार विड्रॉ कर रही है, बिल्किस वाले केसेस में रेप हुआ है तो उस पर सरकार ने माफ़ी दे दी, है ना। और आपने ये जो लिंचिंग घटना पहले किसी हुई थी मध्य प्रदेश में किसी में, तो वहाँ का जो जैन सन्ना जो लिंचिंग के अपराधी छूट के आए हैं, तो उनको जो है वो क्या कर रहे हैं, माला पहना रहे हैं। तो ये किस तरीके के लोग हैं, आप देखिए देश को कहाँ ले जा रहे हैं। तो इस देश को सोचने की आवश्यकता है।